अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिंपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग के फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यू इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पास एक एटम है सोडियम और 23 और 11 दिया गया है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, एक है बच्चों 23 और एक है 11। 23 बच्चों ये बड़ी वैल्यू है और 11 छोटी वैल्यू है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है ये हमारे पास एटॉमिक मैस होती है, ठीक है। और जो छोटी वैल्यू होती है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एटॉमिक मैस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब आपके पास एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, ठीक हो गया बच्चों। अब जो है एटॉमिक मैस वो आपके पास है 23। अब बारी है न्यूट्रॉन की। तो याद रखिएगा बच्चों, जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं तो हमने एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, ए माइनस जेड, ठीक है। 23 माइनस 11 तो ये आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। ओके, ये एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है और ये एमसी क्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में अपने माइंड में रखना है। एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, प्रोटॉन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में बराबर हैं, तो इसलिए एटम पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, अब ये एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, ठीक है। अगर लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये अगर ये गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये बन जाएगा आयन, अब ये बन जाएगा आयन, ठीक है। ये याद रखिएगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन हो तो नेगेटिव चार्ज आएगा और ये आयन बन जाएगा, ठीक है। और आयन की ये आगे से दो टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव को कहते हैं कैटाइन और जो नेगेटिव होता है इसे कहते हैं एनाइन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस यानी RAM मालूम करना है। अब न्यूमेरिकल ना बच्चों आपके पास से एक इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। साथ ही आपके पास कार्बन है 12 6 और 7 ये इक्वल है 98.8%। कार्बन 13 6 1.1%, कार्बन 14 6 0.009%। या वो आपसे ये कह सकता है कि कार्बन है 12, इसकी अबेंडेंस है 98.8%, कार्बन 13 इसकी अबेंडेंस है 1.1% और कार्बन 14 इसकी अबेंडेंस है 0.009%। अब बच्चों हमने RAM मालूम करना है, ठीक है। RAM, अब ये RAM मालूम करने का बिल्कुल बच्चों आसान सा फार्मूला है कि आपने ये जो अबेंडेंस है जो इस पूरी कायनात में इसकी मिकदार मौजूद है वो है 98.8। आपने 98.8 को मल्टीप्लाई करवा देना है इसके मैथ के साथ, ठीक है। एटॉमिक मैथ यहाँ पर जो दिया गया है 12 प्लस दूसरा आ गया है, दूसरे की अबेंडेंस 1.1, ठीक है। और इसका मैथ है 13 प्लस इसकी अबेंडेंस है 0.009, इसे मल्टीप्लाई करवा देना है मैथ के साथ 14 और फिर इन सब को 100 के साथ डिवाइड करवा देना है, ठीक हो गया बच्चों।
अब आप जब 98.8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 1185.6, और 13 को 1.1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 14.3, प्लस इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 0.126 डिवाइडेड 100। अब इन सब को आपने ऐड करना है, ठीक है। इनको आपने ऐड करके 100 के साथ जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे जाएगा 12.0006 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। आप सिर्फ 12 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर लिया है। हाँ, अब ना बाज़ औक़ात है एक न्यूमेरिकल है, वो आपसे ये आपको RAM, वो आपको RAM की वैल्यू दे देता है, ठीक है। और साथ ही आपसे ये कहता है जी एक आइसोटोप है, उसकी वैल्यू A है, वो आइसोटोप A है और आइसोटोप B है। इसकी रिलेटिव अबेंडेंस है 75 और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस है 25। अब इसका मैस है आपके पास 35 और इसका मैस आपने मालूम करना है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे 75 मल्टीप्लाई 35 प्लस 25 मल्टीप्लाई आप यहाँ पर लिख देंगे BM, यानी इसका मैस डिवाइडेड बाय 100। और ये फार्मूला है ना RAM, तो RAM की वैल्यू उसने आपको दी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा 12। ये क्रॉस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस हो जाएंगे, और ये ठीक है ना, ये 12 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई होकर इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस। ठीक हो गया बच्चों, ये माइनस हो जाएंगे। फिर 25 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास B(m) आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी वो आपसे पूछ सकता है, तो आपने सिर्फ फार्मूले पर फोकस करना है, तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना बच्चों सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिए कि शेल्स और सब शेल, ठीक है। अब शेल्स हमारे पास होते हैं बच्चों के L, M और N, ये हमारे पास हैं शेल्स। तो अब जो K है, K में होते हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, L में होते हैं 8, M में होते हैं 8 और N में फिर हमारे पास 2, या ठीक है 2 8 8, फिर हम 2 से शुरू हो जाते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम यूज्ड करते हैं, ठीक है। ये हम अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने मालूम करने हो तो उसका फार्मूला होता है 2n2। ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर तीसरे में आपने अगर मालूम करना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये तीसरा है, तो n की जगह आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18। तो तीसरे में जो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 18 आएंगे, मगर हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं 8, ठीक है। और इसी तरीके से आपने अगर n में यदि देखना हो तो यहाँ 3 की जगह आ जाएगा 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर। तो अब 4 का स्क्वायर हो गया जी हमारे पास 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। तो इस तरह ये एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं। तो अगर MCQs में ध्यान से आपने पढ़ना है कि यूज़ का लफ्ज़ है कि मैक्सिमम का लफ्ज़ है, ठीक है। मैक्सिमम अगर पूछे तो फिर आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट करके बताना है कि KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको आगे। अब बच्चों सब शेल होते हैं हमारे पास SPDF, ठीक है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं, और इनमें यही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम
भी यही हैं और इस्तेमाल भी यही होते हैं, ठीक है। शेल्स को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है और सब शेल्स को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनमें जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो भी आपके सामने हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स में लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब आगे ज़रा आप देखें। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने मेरा ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। एस, 2 दफ़ा एस आएगा, 2 दफ़ा पी एस आएगा, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा, तो इसको आपने याद रखना है, एस से मुराद है स्कूल, तो ये भी एस है, तो स्कूल स्कूल। पी से मुराद है पब्लिक, ठीक है। स्कूल स्कूल, 2 दफ़ा स्कूल स्कूल, 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये आपने याद रखना है। 2 दफ़ा पहले स्कूल, फिर 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब एस का नंबर है 1, तो एस 1 से स्टार्ट होगा, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। पी का नंबर है 2, तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 और ये 3, ठीक हो गया। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 आएंगे, ये भी एस है, 2 आएंगे। पी में कितने आ सकते हैं, 6, यहाँ 6, फिर एस इसमें 2, फिर पी 6, फिर इसमें 2। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब जो है, सपोज़ हमारे पास है एक एटम सोडियम Na 23/11। अब यहाँ पर ज़रा इसको आपने समझना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 23 एटॉमिक मास है और 11 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब जो एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 11 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ओके हो गया। हमने यहाँ पर ये पहले लिख लिया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। S1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4, फिर अब टोटल 11 है तो एस में 2 आ गए, यहाँ भी 2 आ गए, और अच्छा पी रह गया, P2 से स्टार्ट होता है तो ये P2 और ये 3 आ गया। एस में 2, इस एस में भी 2, इस पी में 6। अब यहाँ तक आपने गिनती करनी है, 6 7 8 9 10, 10 हो गए हैं। टोटल 11 है तो 10 हो गए, तो एस में 1 रह गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये आपने के पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, ठीक है। एक और देखते हैं, कैल्शियम 40 और 20 है हमारे पास, ठीक है। ये एटॉमिक, बड़ी वैल्यू एटॉमिक मास, छोटी वैल्यू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर अगर 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे और प्रोटॉन भी 20 होंगे। हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1 2 3 4, P2 से स्टार्ट होता है, 2 और 3, एस में 2, इस एस में भी 2, पी में 6, फिर 2, फिर 6। यहाँ तक आप अगर काउंट करें, 6 और 4 10, 12 और 18, तो यहाँ भी 2 आ गए। तो ये आपके पास Ca कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करनी है। इन इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ये आइंस की दो टाइप्स होती हैं। कैटाइन मतलब पॉजिटिव, एनाइन मतलब नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए Na, ठीक है। Na 23/11। अब ये आपके पास एटॉमिक मास है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब आप Na के को अगर बनाए शेल, तो Na को अगर आप देखें तो Na बनता है जी आपके पास, पहले शेल में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, और अब दूसरे में होते हैं 8, तो 2 4 6 और ये 8 हो गए। 8 और 2 10, तो तीसरे में आ गया 1, तीसरे में 1 आ गया। अब तीसरे में 8 होने चाहिए, तो यहाँ 1 है, तो अब इसके पास 7 नहीं है,
तो अब इसे साथ कोई नहीं देगा, ठीक है। तो अब इसे साथ कोई नहीं देगा, तो अब ये जो है, अब यहाँ पर पहले शेल में 2, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बना लेते हैं। अब तीसरे शेल की बारी है। अब तीसरे शेल में 8 होने चाहिए, 7 1 है, 7 नहीं है। तो अब इसे 7 कोई नहीं देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na पर जो चार्ज आ जाएगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाले पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1 दिया, तो Na1 जो है वो Na+1 बन गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन आपके पास बन गई है। ठीक हो गया। आपने फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इस तरीके से ही बनानी है। ठीक है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में 8, M में 8 और फिर जो N होता है 2 या 18। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये पहला शेल K है, दूसरा L है, तीसरा M है। अब M में 8 होने चाहिए थे, इसके पास 1 है, 7 नहीं है। तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये खुद भी स्टेबल हो गया और ये जिसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा वो भी स्टेबल हो जाएगा। अब एक और मिसाल आप बच्चों देखिए, एक कैल्शियम की। ठीक है, ओके, कैल्शियम नहीं, क्लोरीन की। क्लोरीन होता है जी 35/17। ये एटॉमिक मैस हो गया और ये जो कम वैल्यू है ये एटॉमिक नंबर हो गई। अब एटॉमिक नंबर है इसके इसके 17, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17 है। ओके हो गया। तो अब ये यहाँ पर बनाइए, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में आ गए जी 8, 2, 4, 6 और 8 आ गए। और तीसरे में अब कितने आ जाएंगे? तीसरे में 7 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तीसरे में होने चाहिए 8, इसके पास 7 है, एक कम है, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो मैं बनाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया इसे आपने क्रॉस में शो कर देना है। ठीक है, तो अब कैल्शियम ने, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस लेने वाले पर चार्ज आ गया नेगेटिव। कितने लिए? 1 लिया, तो ये इसके ऊपर चार्ज आ गया -1। तो ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ जो है ये एनाइन बन गई है, यानी नेगेटिव चार्ज बन गया है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाइन बन गया है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब बच्चों हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन होता है जी हमारे पास 16 और 8, ये एटॉमिक मैस और ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास। तो ऑक्सीजन को देखिए बच्चों, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इसके पास आ गए जी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ गए, टोटल 8 है ना, 6 यहाँ आ गए, 2 पहले शेल में आ गए। अब दूसरे शेल में 8 होने चाहिए, इसके पास 6 हैं, तो 2 नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल बनेगा, यानी जो आखिरी इसका शेल बनेगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अपने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिए हैं। ठीक है, तो अब इसने तो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आ गया, अब इसने लिए हैं तो माइनस आ गया। कितने लिए? 2 लिए, तो उसके ऊपर -2 आ गया। और जब माइनस आ जाए तो ये फॉर्मेशन ऑफ एनाइन होता है। ठीक है, आप एक और देखिए अल्मोनियम को। ठीक है, अल्मोनियम 27/13। ओके हो गया। अब इसकी ज़रा फॉर्मेशन को आपने समझना है। ठीक है, पहले जो शेल है, पहला शेल, इसमें आ गए 2, दूसरे में आ जाएंगे जी ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जो तीसरा शेल है इसमें आ जाएंगे 1, 2 और 3 आ गए। ठीक है, ये आपने सर्कल जो है वो सही करके बनाने हैं। अब 3 आ गए, तो अब ना यहाँ पर तीसरे में होने चाहिए 8, इसके पास 3 है, 5 कम है, तो इसे 5 कोई नहीं देगा। तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल ये अपने, यहाँ पर आपने देखें, अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। ठीक हो गया, तो इसका जो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला शेल इसका क्या हो जाएगा? ख़त्म। ये इसका आउटर मोस्ट शेल अब ये वाला बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अल्मोनियम का।
और अल्मुनियम का ये वाला अब आउटर मोस्ट शेल बन गया। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज आएगा प्लस, कितने दिए हैं, 3 दिए हैं तो +3 इसके ऊपर चार्ज आ गया और ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन हो गई है। ठीक है बच्चों, ये आसान था मेथड था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास फाइंड ग्रुप एंड पीरियड्स। तो हमने ग्रुप और पीरियड्स मालूम करने हैं। तो बच्चों ना इससे पहले ना हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ना हमारे पास जो पीरियड्स हैं, ठीक है, पीरियड्स हैं यानी जो रोज़ होती हैं वो हमारे पास 7 होती हैं। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7, ये 7 रोज़ होती हैं। पहली जो 3 होती हैं इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स और जो बाकी रिमेनिंग होते हैं इन्हें कहते हैं हम लोग लॉन्ग पीरियड्स। पहले में 2 होते हैं और जो दूसरे और तीसरे में हमारे पास 8 होते हैं और फिर इनमें हमारे पास से गालिबन 32 होते हैं। आप एक दफ़ा इनको काउंट लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, 4 और 7 में 32 होते हैं या नहीं होते। अच्छा, और अब ना ये जो पीरियड्स हैं और इसके बाद हमारे पास ना ये जो अब फिर आते हैं कॉलम्स 1 2 3 4 और ये जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम हमारे पास से 16 हैं। ठीक है, ये होते तो टोटल 18 हैं मगर जो सेंटर में आपने अगर गौर से देखना है तो 8B, तो फिर 8B और 8B, 8B वाले 3 कॉलम होते हैं तो हम फिर इनको एक ही काउंट करते हैं। जब इनको एक ही काउंट किया जाए तो ये 16 बनते हैं। और ये जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स या फैमिली भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फैमिली भी इनको कहते हैं। अच्छा, अब ये इनको फैमिली भी कहा जाता है। तो इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। टाइप बी होते हैं हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है और टाइप बी जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब हमने ग्रुप्स और पीरियड मालूम के करने हैं कि हमारे पास कोई भी एक एटम होगा तो वो उसका कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है ये हमने बताना है। अच्छा, टाइप ए में ना हमारे पास से जो A1 से लेकर ए तक होते हैं और बी में भी हमारे पास 1B से लेकर 8 जो है 8B तक का कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो हम अब जो ग्रुप्स और पीरियड्स जो मालूम किए जाते हैं वो टाइप्स ए में मालूम किए जाते हैं। अब बी जो है ये आप जो है क्लास 9th के लिए नहीं है। ठीक है, ग्रुप और पीरियड जो है वो टाइप ए यानी नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के मालूम करने होते हैं। अब ना बच्चों हमारे पास एक है सोडियम, चलिए जी इसी को ले लेते हैं। 23 और 11 है, हमने इसका ग्रुप और पीरियड्स मालूम करना है। तो ग्रुप और पीरियड मालूम करना बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है जो कि आपको बनानी आ गई है। ठीक है, 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर जो है 3s1, ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ली। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरा स्टेप आपने अब इनको शेल्स में लिखना है। तो के शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एल आ जाता है, एल में 8 हैं तो ये दोनों मिलकर 8 बनाते हैं और ये है एम। ठीक है, और ये भी आपने याद, अच्छा चलें ये भी बात जहन में आ गई है तो ये भी आपको बता दूं। जो होता है शेल के एल एम और एन, ये 4 हमारे पास शेल होते हैं। के में होता है एक ही सब शेल 1s, एल में होते हैं 2 सब शेल 2s और 2p, एम में होते हैं 3s 3p और 3d, और जो एन होता है इसमें 4 होते हैं 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, ये आपने याद रखना है। के में एक ही सब शेल है, एल में 2 है, एम में 3 है और एन में 4 सब शेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने इनको शेल में लिखना है। ठीक है, के में 2, एल में 8 हो गए और एम में, अब यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया ना तो यहाँ पर एम भी आकर स्टॉप हो गया है। अच्छा, अब ये
नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ये आपके पास 3 है, ठीक है ना, KLM 3 है, तो पीरियड भी आपके पास थर्ड है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स आपको पीरियड के बारे में बताएंगे। नंबर ऑफ शेल्स अगर 3 है तो पीरियड भी आपके पास 3 है। अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है, लास्ट शेल। अब आखिरी शेल ये है, आखिरी शेल अब ये है, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है, तो इसका जो ग्रुप है वो 1A बनेगा, ठीक है। आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आपको जो है जो ग्रुप है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स आपको पीरियड के बारे में बताते हैं, और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्रुप के बारे में बताते हैं। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन 16 और 8। अब इसकी आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2p 1s2, और फिर आ गया 2s2 और 2p4, 4 5 6 7 8, 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 8 यहाँ तक हो गए हैं। अब इसको शेल्स में लिखते हैं, यहाँ पर आ गया K और यहाँ पर आ गया L। अब इसमें 2 शेल बने, तो इसका जो पीरियड है, नंबर ऑफ शेल 2 है तो पीरियड इसका दूसरा है। और अब इसका मालूम करना है ग्रुप, तो ग्रुप आखिरी शेल है अब ये L, 4 और 5 6, तो इसका जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा 6A, ठीक है। आपने इस तरीके से नंबर ऑफ जो पीरियड और ग्रुप मालूम करने हैं। इंतहाई आसान मेथड है, इसको एक दफ़ा जो है आपने ख़ुद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ना बच्चों, आपके पास ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, फिर इसके बाद एटॉमिक साइज़ है, इसके बाद आयोनाइजेशन इन एनर्जी, और अब इनका ट्रेंड ग्रुप और पीरियड्स में क्यों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो इस पर ना बच्चों इसी चैप्टर की डिटेल से वीडियो मैंने बनाई हुई है, और जिसमें फिर बच्चों ये रिएक्टिविटी और डेंसिटी ये क्यों ग्रुप में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, और फिर ये वाला जो है ये पॉइंट नंबर 5 ये भी काफ़ी अहम है ये, और फिर हैलोजेंस, फिर इनकी रिएक्टिविटी, ठीक है। ये इस पर डिटेल से वीडियो मौजूद है जिसका थंबनेल बच्चों आपके सामने है, तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, ताकि इस चैप्टर में जो भी फिर न्यूमेरिकल आए वो आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। अब ये जो एक्सरसाइज के ये वाले न्यूमेरिकल हैं ये भी इस वीडियो में मौजूद हैं, तो आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है। अब बच्चों, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड जिसमें हमारे पास से एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और बनता है कैटाइन, और एक जो है वो एटम्स को गेन करता है और बनाता है एनाइन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब इसकी मिसाल बच्चों अगर आप देखें तो आप MgF2 की अगर मिसाल आप देखें तो मैग्नीशियम, ठीक है, Mg ये होता है जी 24 12, और फ्लोरीन ये होता है जी 19 और 9, ठीक हो गया बच्चों। अब मैग्नीशियम में 12 AA इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप अगर मैग्नीशियम का बनाएं तो पहले शेल में 2 आएंगे AA इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, और फिर जो है दूसरा शेल इसमें आ जाएंगे जी 8, 2 4 6 और 8। फिर इसका जो है तीसरा शेल उसमें आ जाएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके साथ प्लस F है, तो F के पहले शेल में जी हमारे पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और दूसरे में आ जाएंगे जी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक हो गया। प्लस 2F है ना, F2 है, तो एक और आएगा जी F, पहले शेल में F में 2 आ गए, एक और उसको आपने क्रॉस में शो करना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए मैग्नीशियम
का तीसरा शेल है, तीसरे में 8 होने चाहिए, तो यहाँ इसके पास 2 हैं, 6 नहीं है। फ्लोरीन के दूसरे शेल में 8 होने चाहिए, तो उसके पास 7 हैं। तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको दे देगा। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, यहाँ पर अब आपने जो बनाना होता है वो आपने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में अब देखिए आखिरी शेल में 2 थे, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो आखिरी शेल इसका ख़त्म होकर ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया है, जिसमें 8 मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसी के साथ ही आप बनाएं एफ़ को, तो एफ़ को का आउटर मोस्ट शेल बना 1 2 3 4 5 6 7, और एक इसने जो मैग्नीशियम से लिया उसमें क्रॉस नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसी के साथ जो है दूसरा एफ़ भी आप बना लें। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था, चलें अब 1 2 3 4 5 6 7, और जो मैग्नीशियम से लिया इसने ये इसमें सर्कल इसमें क्रॉस नहीं आएगा। ये मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट, ये फ्लोरीन का आउटर मोस्ट। अब मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर +2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2। बेशक आप इन दोनों के ऊपर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब ये आपने देखें जो है ये आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन बन गई है, ठीक है। इसे क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास अगर सपोज MgO आता है तो फिर भी आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। NaCl आता है तो तब भी आपने ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है ये आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपलें आपके सामने है, और किस तरह बनानी है वो भी आपने सीख लिया है। अब बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड को। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए आप एग्जांपल देखें तो CH4 है, H2O। तो इन दोनों को बना लेते हैं, पहले C को बना लेते हैं। कार्बन, कार्बन का होता है जी हमारे पास 12 और 6, और H होता है 1 1। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 है। तो कार्बन को बनाते हैं जी पहले। कार्बन का पहले शेल में आ गए 2, तो दूसरे में आ जाएंगे अब 4, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस आप बनाते हैं H को। H में है ये, तो यहाँ पर एक आएगा, फिर प्लस दूसरा H, इसमें भी एक ही आएगा, और प्लस फिर ये जो है तीसरा H, इसको भी बनाते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये तीसरा H आएगा, इसमें भी एक आएगा, और ये वाला जो है फोर्थ वाला ये आएगा, और इसमें भी एक ही आ गया। अब इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, एक चाहिए, क्योंकि इनका पहला शेल है और पहले शेल में 2 होते हैं। इसका दूसरा शेल है तो उसे 4 और रिक्वायर्ड है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक C आपने बनाना है, और अब यहाँ पर एक ये आएगा, 1 2 ये 3 और ये 4। यहाँ पर ये C है, ये H, ये H, ये H और ये H। कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो C ने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, C ने भी, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो C ने भी, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो C ने भी शेयर कर दिया है। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इस H के दो पूरे ये कंप्लीट, इसके 2, इसके 2, इसके 2, और C को देखिए 2 4 6 8, ठीक है। आखिरी शेल में थे 4, तो इसने चारों के साथ एक एक शेयर कर दिया है। तो ये जो अब है ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, म्यूचुअल शेयरिंग है, CH4 की इस तरह बनती है। अब जो है वाटर उसकी देखते हैं। वाटर है H2O। H जो है ये एक और एक ऑक्सीजन होता है, 16 और 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को पहले बनाते हैं। ऑक्सीजन के पहले शेल में आ गए 2, और दूसरे में आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस H का बनाते हैं, H में एक ही है तो ये एक ही आएगा, क्रॉस प्लस दूसरा H और इसका क्रॉस। अब इसे भी एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, और इसे इसमें 6 हैं, इसे 2 रिक्वायर्ड है, इसे 2 रिक्वायर्ड है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों H के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, ठीक है।
अब इस H ने एक दिया तो ऑक्सीजन ने भी एक दे दिया, इस H ने एक शेयर किया तो ऑक्सीजन ने भी एक शेयर कर दिया। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 हैं, एक इसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ शेयर किया, पीछे 4 उसके पास बच गए हैं। अब ये H दो पूरे, इस H के दो पूरे, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन को देखिए, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्सीजन खुद भी कंप्लीट हो गया है। तो ये इस तरीके से आपने कोवलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है, सर्कल आपने पेपर में सही तरीके से ड्रा करने हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फिर बच्चों इसके बाद जो है आपके पास टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जो आपने एग्जांपल देनी है वो आप एच की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप जो है ये फ्लोरीन की एग्जांपल भी यहाँ पर आप इस दे सकते हैं। फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपने ऑक्सीजन की एग्जांपल देनी है कि दोनों दो दो जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड शेयर करते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आपने नाइट्रोजन की जो है ये एग्जांपल आपने देनी है कि दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम अ सिंगल एटम, कि एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। अब इसकी मिसाल देखिए बच्चों कि यहाँ पर ये है हाइड्रोनियम आयन NH4 कैसे बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये अमोनिया है NH3, ठीक है, NH3 ये अमोनिया है और ये HCl है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो एक H है ये यहाँ से इस अमोनिया की भी तरफ आ गया है, यानी यहाँ से H जो है ये ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर ये 3 H थे तो अब यहाँ पर 4 H हो गए, और जब H बाहर हुआ तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसकी ये मिसाल आपने याद रखनी है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल है। अब बच्चों हमने कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो इसके लिए हम ग्लूकोज यानी शुगर का फार्मूला लेते हैं जो कि C6H12O6 है हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास ये जो है C6H12O6 ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने अब इसका बनाना है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इनकी रेशोज़ जो हैं वो हमने लिख ली, C6H12O6 यानी जितने एटम हैं वो हमने लिख लिए हैं। अभी ये सारे आपस में कैंसल हो सकते हैं 6 से, तो ये जो है ये हमारे पास अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, जो अपनी एक्चुअल, ठीक है ना, एक्चुअल होल नंबर रेशो में हो, ठीक है। तो जो एक्चुअल होल नंबर रेशो में होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में होता है वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है। अभी ये 6 से कैंसिल होंगे, 6 1 6 2 और 6 1, तो ये बन गया CH2O। तो ये अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, और C6H12O6 ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी कोई ना कोई सवाल वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब C6H9 और O2 हमारे पास है, ठीक है। अब ये C6H9O2 ये आपस में कैंसल नहीं हो सकते, ठीक है ना, तो यही इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 9 की जगह हम लिख दें 8 तो अब ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये कैंसिल होकर हमारे पास ये बन जाएगा जी C3H4 और O। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो अब ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है, ठीक है। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का बाद का सवाल वो पूछ लेते हैं, तो इनकी डेफिनेशन और इनको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं।
अब बच्चों हमारे पास फार्मूला है C6H12O6। अब ना जो एक कार्बन है वो उसका मैस होता है 12, 6 एटम है तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, और H का मैस होता है 1 और उसके एटम है 12, तो प्लस ऑक्सीजन इसका है 16 और इसके 6 एटम है, तो ये सारे आपस में आपने ऐड कर देने हैं। जब आप इन सब को कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 180 AMU। ठीक है। अब आपने एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मोलर मास, इनका जो यूनिट है वो होता है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मोलिकुलर मास, इन तीनों का जो यूनिट है वो AMU है, और तीनों को मालूम करने का एक ही में मेथड है कि सब के एटम्स को आपने आपस में ऐड करना है। ठीक है। और जितने एटम्स होंगे वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब के मैसेज के साथ। और मोलर मास को भी कैलकुलेट करने का तरीका यही है, सिर्फ फ़र्क आता है यूनिट्स में, और यूनिट इसका आ जाता है ग्राम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मोलर मास का जो यूनिट है वो आपके पास होता है ग्राम, और एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मोलर मास का जो यूनिट है वो होता है AMU। ठीक है। आपके पास कोई भी फार्मूला दिया जाए तो आपने इसी तरीके से मालूम करना है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है एक न्यूमेरिकल आता है केमिकल फार्मूला। अल्मोनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला अगर बनाना हो तो अल्मोनियम इसका चार्ज होता है +3 और ऑक्सीजन इसका चार्ज होता है -2। सिंपल आपने ALO लिखना है, और अब जो O का चार्ज है 2 वो अल्मोनियम के साथ आ जाएगा, और जो अल्मोनियम का है वो ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड का आपके पास फार्मूला बन गया है। ये एक सिंपल सा मेथड होता है। अब जो बच्चों नेक्स्ट और अहम न्यूमेरिकल है वो है जी हाउ मैनी मोल्स, कि आपने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए पार्ट ए है कि एक बैलून है जो फिल्ड है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला होता है ये आपने याद रखना है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये फार्मूला। अब जो है पार्ट ए, आप इसको अगर देखें तो बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैस आपके पास ग्राम में है 5, वो ऊपर आ जाएगा। मोलर मैस, अब मोलर मैस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन गैस फेल होती है जिसका जो है H2। अब H का मैस है 1, तो 2 एटम है तो ये आ जाएगा मोलर मैस 2 आ जाएगा। तो 5/2 जब आप इसको कैलकुलेटर में लिख कर सोल्व करेंगे तो आएगा 2.25। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ब्लॉक ऑफ आइस है, तो अब जो मैस है वो तो है हमारे पास 100, मगर अब मोलर मैस ऑफ आइस, तो ये आपने बच्चों याद रखना है कि जो हमारे पास होती है आइस, ठीक है, स्टीम या वाटर। ठीक है, स्टीम, वाटर या आइस, ये तीनों एक ही होते हैं, और इन तीनों का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, H2O। अब नीचे जो है मोलर मैस, तो H जो है H का में मैस होता है 1, तो इसके 2 एटम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का है 16, तो 16, तो अब ये 16 + 2 तो 100/18, तो ये अब आपके पास आ जाएगा जो है 5.5। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये इस तरह के न्यूमेरिकल आपने सोल्व करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस।